हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, प्रीवियस सेशन में हमने करा था सैलरी रिवाइज। सैलरी में हमने हाउस रेंट अलाउंस किया था, उसका क्वेश्चन किया था। जिसने नहीं देखा, डोंट वरी, इस क्लास के बाद देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में हम करेंगे एक तो अलाउंसेस, जितने भी बाकी पेंडिंग अलाउंसेस हैं, कितनी कैटेगरी होती है अलाउंसेस की, कौन कौन से है, सब यहाँ कवर हो जाएंगे। और साथ में हम करेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, यू नो इट वेरी वेल कि हाउस रेंट अलाउंस हो चाहे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफी बार जो है क्वेश्चन रिपीट मिलता है आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट है। ओके, अब देखो, अलाउंसेस ना हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फुली टैक्सेबल अलाउंस, यानी जितना भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वो अलाउंस का अमाउंट दिया है, दैट विल बी कंप्लीटली टैक्सेबल। उस पर पूरा टैक्स लगेगा, कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सेकेंड होते हैं पार्शियली टैक्सेबल। पार्शियली टैक्सेबल का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट की एग्जाम्पशन मिल गई, बाकी टैक्सेबल है। थर्ड आते हैं फुली एग्जाम्प्टेड। बल्ले बल्ले अलाउंसेस है, कुछ भी वहां पर उसको टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कैटेगरी यानी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस से। लिख लो स्टूडेंट्स, फुली टैक्सेबल अलाउंस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप साथ साथ में नोट्स बना लो मेरे, तो आपको कोई भी और नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये फुली टैक्सेबल अलाउंसेस जो है ना, मोस्टली हम क्या करते हैं, अरे यार रेक्टाफिकेशन कर लो, अच्छा वो वाला था, डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अब ऐसे कितने याद रख लोगे? तो इसके लिए आज हम एक स्टोरी करेंगे और उस स्टोरी में आपके सारे अलाउंसेस कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से मेरे साथ लिखेंगे हम वो स्टोरी। लिखो स्टूडेंट्स, वो स्टोरी लिखो। डियर सिटी, एक ना एम्प्लॉय है चिंतामणि। चिंतामणि कह रहा है, डियर सिटी, डियर सिटी, डियर को अलग से जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको अलग अलग अंडरलाइन करो, फिर सारे समझा देती हूँ। डियर सिटी, मैं अपनी फैमिली से दूर यहाँ आया हूँ। मैं अपनी फैमिली से दूर यहाँ आया हूँ। फैमिली से दूर यहाँ आया हूँ। अभी तक मैं आपको बता दूं, तीन अलाउंसेस इसमें कवर हो चुके हैं। यस, तभी मैंने कहा अच्छे से इसको लिख लो। फैमिली से दूर यहाँ आया हूँ, तो एक सर्वेंट दे दो ना, जो मेरे सारे काम कर दे, जो मेरे लिए टिफिन बना दे। तो एक सर्वेंट दे दो, सर्वेंट को अंडरलाइन कर लो। सर्वेंट दे दो जो मेरे लिए यहाँ टिफिन बना दे, जो मेरे लिए टिफिन बना दे। टिफिन को अंडरलाइन करो। क्या बोला मैंने आपको? डियर सिटी, मैं अपनी फैमिली से दूर यहाँ आया हूँ, तो एक सर्वेंट दे दो, मेरी तरफ देखो सब, तो एक सर्वेंट दे दो जो मेरे लिए टिफिन बना दे। अभी तक 5 अलाउंसेस कवर हो चुके हैं। क्लियर? और लिखो, अब नेक्स्ट लिखो। यही स्टोरी चल रही है। प्रोजेक्ट बना बना कर थक गया हूँ। प्रोजेक्ट बना बना कर थक गया हूँ, प्रोजेक्ट को अंडरलाइन करो। प्रोजेक्ट बना बना कर थक गया हूँ, तो मेडिकल करवा दो। भाई थक गया हूँ ना, मेडिकल करवा दो, क्या पता कब जरूरत हो, तो एटलीस्ट मेडिकल तो हो, तो मेडिकल करवा दो। तो मेडिकल करवा दो। ठीक है, अब बता दूं, इसी लाइन में जो है हमारे पास 2 अलाउंसेस और कवर हो चुके हैं। फिर वो क्या कह रहा है, पहले उसने बोला डियर सिटी, मैं अपनी फैमिली से दूर यहाँ आया हूँ, तो एक सर्वेंट तो दे दो जो मेरे लिए टिफिन बना दे। प्रोजेक्ट बना बना कर थक गया हूँ, तो मेडिकल करवा दो। फिर वो ये बात कह रहा है, इंटरिम टाइम में, इंटरिम टाइम में, इंटरिम को अंडरलाइन करो। इंटरिम टाइम में नॉन प्रैक्टिस का वादा कर रहा हूँ। इंटरिम टाइम में नॉन प्रैक्टिस का वादा है। वादा कर दिया उसने कि जो भी इंटरिम टाइम होगा ना, उसमें और कहीं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने दुकान खोल के नहीं बैठूंगा। तो नॉन प्रैक्टिस का वादा है। बस तुम भी एक वादा निभा देना। वो क्या? बस ओवर टाइम सही से पे कर देना। बस ओवर टाइम अच्छे से पे कर देना। ओवर टाइम अच्छे से पे कर देना। क्या कह रहा है वो कह रहा है नेक्स्ट इंटरिम टाइम में नॉन प्रैक्टिस का वादा है, बस ओवर टाइम अच्छे से पे कर देना। और हाँ, एक बात और कह रहा हूँ, और हाँ,
ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट में वार्डन को जरा मेरे से दूर रखना। वार्डन से सब डरते हैं ना, यस। और हाँ, ट्रांसपोर्ट में वार्डन को जरा दूर रखना, वार्डन को दूर रखना। और हाँ, ट्रांसपोर्ट में वार्डन को दूर रखना, वो मेरा ना कैश ले लेती है, सारा मेरा कैश ले लेती है। अब इसी के साथ हमारी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की स्टोरी यहाँ पर होती है कवर। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने कितने तरीके के जो टैक्सेस हैं, फुली टैक्सेबल अलाउंस हमने यहाँ सारे कवर कर लिए हैं। कैसा? डियर सिटी, तो पहला अलाउंस जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है दैट इज यहाँ पर आ रहा है हमारे पास डियर सिटी। डियर सिटी का मतलब पहला अलाउंस है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? जब इन्फ्लेशन आता है तो लोगों को जो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को डियरनेस अलाउंस देता है टू मीट दैट इन्फ्लेशन, ठीक है। सेकेंड, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये क्या होता है? अपने शहर से दूर भेज रहा है वो टू फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, तो उसको कह रहा है भाई आप अपने काम अपने शहर से दूर जा रहे हो, वहाँ पे आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली अलाउंस देता है एम्प्लॉयर, तो दैट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल, ठीक है। डियर सिटी, मैं अपनी फैमिली से दूर यहाँ आया हूँ तो एक सर्वेंट दे दो। अगर सर्वेंट अलाउंस मिल रहा है कि एम्प्लॉयर कह रहा है चलो भाई मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, एक सर्वेंट के लिए पैसे दे देता हूँ, तुम सर्वेंट रख लो, सर्वेंट रख के नहीं दे रहा, दैट इज अ परक्विजिट, दिस इज एन अलाउंस। पैसा देना इज एन अलाउंस कि तुम रख लो, तो सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल, जो मेरे लिए टिफिन बना दे। टिफिन अलाउंस अगर वो उसको दे रहा है कि पैसा दे रहा हूँ टिफिन ले लिया करो, टिफिन अलाउंस फुली टैक्सेबल। अब अगर किसी को कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अलाउंस मिल रहा है तो प्रोजेक्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल रहता है। तो प्रोजेक्ट बना बना कर थक गया हूँ तो मेडिकल करवा दो, याद रखना स्टोरी को। इंटरिम टाइम में अगर कोई इंटरिम अलाउंस मिल रहा है फुली टैक्सेबल। किसी भी एम्प्लॉयर, अगर कोई भी एम्प्लॉयर कभी भी एम्प्लॉय को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दे रहा है, ठीक है ना, कि तुम नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दे रहे हो, अब कोई और प्रैक्टिस मत करना, मेरा काम करना, सो दैट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। बस ओवर टाइम अच्छे से पे कर देना, यानी ओवर टाइम अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल रहता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस डम, डीफ, ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन को दिया जाता है दैट इज नॉट फुली टैक्सेबल, उस पर एग्जाम्पशन मिल जाती है, वो भी अभी बात करेंगे। नेक्स्ट, वार्डन अलाउंस एंड देन कैश अलाउंस। तो आओ जरा देखते हैं कितने काइंड के अलाउंसेस हुए। डियर सिटी, डियर सिटी, मैं अपनी फैमिली से दूर यहाँ आया हूँ तो एक सर्वेंट दे दो जो मेरे लिए टिफिन बना दे। प्रोजेक्ट बना बना कर थक गया हूँ तो मेडिकल करवा दो। इंटरिम टाइम में नॉन प्रैक्टिस का वादा है, बस ओवर टाइम अच्छे से पे कर देना। और हाँ, ट्रांसपोर्ट में वार्डन को दूर रखना, वो मेरा कैश ले लेती है। यानी टोटल 13 अलाउंसेस आर देयर दैट आर फुली टैक्सेबल। इसके अलावा कोई भी अलाउंस फुली टैक्सेबल नहीं होता। अब मुझे फटाफट से कमेंट करके जरा बता दो अभी तक कितने याद थे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, और अब इस क्लास के बाद कितने याद रहने वाले हैं। क्लियर? चलिए फटाफट से मुझे बता दीजिए, आई एम लिटरली वेटिंग फॉर यू गाइस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अब बात आती है फिर नेक्स्ट अलाउंस जो हमारे पास आने वाला है वो होता है पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस। ये थे फुली टैक्सेबल कि हाँ भाई टैक्स लगता ही लगता है। नेक्स्ट आप पार्शियली टैक्सेबल, देखो ये कौन से। सेकेंड कैटेगरी इज पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की एग्जाम्पशन मिल जाती है और बाकी का जो अलाउंस रहता है वो टैक्सेबल रहता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना दो तरीके के अलाउंसेस की कैटेगरी है। पहला तो वो कहता है कि हम जितना आप स्पेंड कर रहे हो अप टू द अमाउंट एक्सपेंडेड, कि आपने इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, दैट विल बी एग्जाम। मान लो उसको 10,000 रुपए मिले थे, उसको ये बोला गया, जैसे उसको डेली अलाउंस के 10,000 मिल गए, ठीक है, उसको 10,000 रुपए दिए और उसने ये कहा कि मेरे 5,000 रुपए का खर्चा हुआ है, तो 5,000 जो खर्च हो गए वो एग्जाम, जो बचा हुआ है वो इनकम हो गई और टैक्स लग गया, ठीक है। तो पहला होता है अप टू अमाउंट एक्सपेंडेड, अप टू अमाउंट एक्सपेंडेड, कि जितना भी अमाउंट उसने खर्च किया है, ये आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज नंबर 1 में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एज पर रूल्स, कि भाई जितना रूल ने बोल दिया, मान लो फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड है, हमने पढ़ा हुआ है अप टू 2 चाइल्ड, तो वो रूल ने बोल दिया, जितना रूल ने बोल दिया उतना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, ये जो है अप टू द अमाउंट एक्सपेंडेड, ठीक है, ये आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन
मैं लिख देती हूँ सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज नंबर 1 में, और ये है स्टूडेंट सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन नंबर 14 क्लॉज नंबर 2। क्लियर। अब जो ये रूल्स वाला अलाउंस है, ठीक है, और टू अमाउंट एक्सपेंडेड है, इसका अलग अलग समझो। एक बात और, पहले मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर करवा रही हूँ ये दीज पर्टिकुलर, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज नंबर 1। क्लियर। इसके लिए अब पहले लिखवा रही हूँ कौन से अलाउंसेस है, फिर इसकी भी मैं आपको एक मेमोरी टेक्निक बताऊंगी। फर्स्ट इज डेली अलाउंस, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, वो भी जितना खर्च कर दिया दैट इज उतना जो है स्टूडेंट उस पर हमारे पास टैक्स नहीं लगता, बाकी पर टैक्स लगेगा। थर्ड आता है कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है यूनिफॉर्म अलाउंस। सो यूनिफॉर्म अलाउंस इज ऑल्सो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 की जितने की यूनिफॉर्म ले ली, ठीक है, बाकी का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट रिसर्च अलाउंस, और फिर आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट हेल्पर अलाउंस, ठीक है। अब इन सब के लिए एक मेमोरी टेक्निक है, वो मेमोरी टेक्निक लिख लीजिए। लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक इज डीटीसी की बस में, डीटीसी की बस में, ये भी आरएफए की तरफ ध्यान मत देना, उसका अलग से क्वेश्चन अभी करवाऊंगी। तो डीटीसी की बस में, डीटीसी की बस में यूनिफॉर्म पहनकर गया, डीटीसी की बस में यूनिफॉर्म पहनकर गया, रिसर्च करने पर, रिसर्च करने पर हेल्पर मिल गया। रिसर्च करने पर हेल्पर मिल गया। क्लियर। डीटीसी की बस में यूनिफॉर्म पहनकर गया, रिसर्च करने पर हेल्पर मिल गया। तो डीटीसी स्टैंड्स फॉर डेली ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। तो ध्यान रखना डीटीसी की बस यानी डी फॉर डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, तीनों अलाउंसेस उतने तक आपके जो है एग्जाम्प्टेड रहेंगे जितना उस पर अमाउंट स्पेंड हो गया। फिर आता है यूनिफॉर्म, डीटीसी की बस में यूनिफॉर्म पहनकर। तो फोर्थ अलाउंस इज यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। फिफ्थ स्टूडेंट्स हमारे पास आता है यूनिफॉर्म पहन कर गया, रिसर्च करने पर, रिसर्च अलाउंस अगर कुछ मिल रहा है दैट इज ऑल्सो पार्शली एग्जाम्प्टेड अप टू द अमाउंट एक्सपेंडेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हेल्पर अलाउंस। क्लियर है। तो कितने हो गए? 6 अलाउंसेस। कैसे याद रखोगे? डीटीसी की बस में यूनिफॉर्म पहनकर गया, रिसर्च करने पर हेल्पर मिल गया। क्लियर। चलो अब क्या यहाँ पर इन अलाउंसेस के लिए और भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है? हाँ जी बिल्कुल है। अब वो लिखो स्टूडेंट, ये जो पहले 3 अलाउंसेस है यानी डी टी सी, चाहे पर्सन ओल्ड रेजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहा हो चाहे न्यू रेजीम के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों को ही अंडर बोथ रेजीम्स दिस एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल। हमें पता है कि जो एग्जाम्पशन है, जो एग्जाम्पशन है वो दोनों रेजीम्स में नहीं मिलती, न्यू वालों को कम मिलती है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा बेनिफिट है, यू नो ना, डिफॉल्ट टैक्स रेजीम जो है। लेकिन तो पहले डीटीसी वाला दोनों के लिए है, लेकिन स्टूडेंट यूनिफॉर्म रिसर्च और हेल्पर अलाउंस सिर्फ उन्हें मिलेगा जो ओल्ड रेजीम के अंदर टैक्स पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो न्यू रेजीम में टैक्स पे आउट कर रहा है तो यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और हेल्पर अलाउंस, इसकी पार्शियल एग्जाम्पशन, यानी मान लो उनको 10,000 रुपए मिले और वो कह रहे जी हमारा 5,000 रुपए जो है वो स्पेंड हो गया, तो 5,000 पे टैक्स लगेगा ओल्ड वालों के लिए। न्यू वालों के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं रहेगी और टोटल 10,000 पे टैक्स लगेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है यहाँ पर, दिस इज दैट इज एज पर रूल्स वाला सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज नंबर 2। अब स्टूडेंट इसमें जो हम मैं अलाउंसेस यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट अलाउंसेस हैं जो पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं ना, मैं वो यहाँ करवा रही हूँ, ठीक है। We are not covering each and every allowance here for this particular section, that is section 10 subsection 14 clause 2। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट वाले करवा रही हूँ, तो यहाँ लिख भी लो जो आपको क्लियर हो जाए कि इम्पोर्टेंट वाले कर रहे हैं। बाकियों पे आप एक बार नजर मार लेना बुक में से, कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी आउट। चलो पहला इंपॉर्टेंट अलाउंस हेयर इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मैम ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो
अभी आपने फुली टैक्सेबल वालों में करवाया था ना, स्टोरी में करवाया था, लेकिन मैंने एक बात बोली थी क्या, कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस किनको मिल रहा हो, मैंने कहा था स्टूडेंट अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ब्लाइंड, डीफ, डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड लोगों को मिल रहा है तो इन दैट केस दैट विल बी पार्शियली एग्जम्प्टेड। यहाँ उन्हीं की बात हुई थी, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस किनको मिल रहा है, पहली बात तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता क्या है, देखो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, उनके एम्प्लॉयज को ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस स्टूडेंट दैट विल बी पार्शियली एग्जम्प्टेड, कब लिखिए, तो टू एम्प्लॉयज ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर दिया जा रहा है टू एम्प्लॉयज ऑफ ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टू एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। प्रोवाइडेड, अब एक बात यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है, एग्जाम अमाउंट तब होता है अगर उन लोगों को डेली अलाउंस नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे मान लो उनको डेली अलाउंस मिल रहा है ना, तो फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी कि यार इतने सारे अलाउंसेस ले रहे हो, ऊपर से टैक्स भी पे नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं है, क्लियर। सो प्रोवाइडेड लिख लीजिए, ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ डेली अलाउंस, ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से, अगर डेली अलाउंस नहीं मिल रहा तभी ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाली एग्जाम्पशन काम करेगी। अच्छा मैम ये मिलता किस किस को है, अब एक बात और सॉरी स्टूडेंट सुनो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में ना आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए यहाँ पे ना मैं करेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, इसको ना नोट नंबर 1 करके लिखो, नोट नंबर 1 करके लिखो, और उसके लिए एक अलग से बनाते हैं, बिकॉज अदरवाइज दैट विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, ये ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ और जो समझा रहे हैं उसका थोड़ा मतलब गलत ना समझ लो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो नोट नंबर 1, ठीक है, इसका अलग से ना मैं आपको एक नोट बनवा रही हूँ, एक मिनट, यहाँ लिखो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कैटेगरी कहाँ कहाँ आती है, एक तो दो काइंड के मैं यहाँ पे पर्सन ले रही हूँ, एक तो स्टूडेंट्स वो पर्सन जो कि अदर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एक मैं ले रही हूँ जो एम्प्लॉय है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्लियर। अगर स्टूडेंट अदर एम्प्लॉय में दो कैटेगरीज आ रही है, एक तो अगर वो जो पर्सन है, इन केस इफ दोस पर्संस आर ब्लाइंड, डीफ, डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, कुछ भी उनको दिक्कत आ रही है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, अगर तो वो ये केस है तो इन दैट केस अदर एम्प्लॉय, मैंने बोला है कि वो किसी भी तरीके का कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो कुछ भी काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता किस लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज बेसिकली गिवन टू द एम्प्लॉयज फॉर दीज एम्प्लॉयज, कि वो क्या कर सके, अपने घर से लेके ऑफिस तक, ऑफिस से लेके घर तक आराम से जा सके, तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया। तो इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास सेक्शन लगेगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज नंबर 2, और ये हमें कहता है कि कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी। सो दे आर सेइंग कि देखिए एग्जाम्प्टेड अमाउंट शेल बी ₹3200 पर मंथ, ठीक है, एग्जाम्प्टेड अमाउंट 3200 पर मंथ, और स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पशन है ये दोनों तरीके के एम्प्लॉयज को मिलती है, यानी कि फॉर बोथ रेजिम दिस इज अवेलेबल, फॉर बोथ रेजिम, तो चाहे न्यू टैक्सेशन स्कीम हो चाहे ओल्ड टैक्सेशन स्कीम हो, दिस इज अवेलेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज। फिर बात आती है अदर एम्प्लॉयज का केस, ठीक है, अगर हम मान लो कि केस है दिस वन, यानी अदर्स, यानी वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम नहीं कर रहे एंड ना ही उनको कुछ भी जो है वो डीफ, डम, ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप भी नहीं है, सो इन दैट केस यहाँ पर अप्लाई होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सब क्लॉज नंबर 1, यानी जो मैंने स्टोरी करवाई थी, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुली टैक्सेबल अलाउंस, क्लियर है,
फिर बात आती है एम्प्लॉय अगर वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो क्या रहेगा। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स अगर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एम्प्लॉय, और यहाँ पर ये क्या रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया था कि डीटीसी वाला जो केस है दैट विल बी अवेलेबल टू बोथ द रेजिम्स, ठीक है। तो अदर एम्प्लॉयज का केस जो है बोथ रेजिम्स के लिए हमारे पास आ गया। अब अगर एम्प्लॉय है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो इसके केस में क्या रहेगा। इसके केस में पहली बात तो उनको बोला कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉयज को क्यों मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कि भाई ठीक है वो अपने पर्सनल जो भी है वहाँ पर उनको एक अलाउंस मिल गया फॉर द एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, बट प्रोवाइडेड इसके लिए कंडीशन लगा दी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले एम्प्लॉय को हम तब ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जाम्पशन देंगे अगर प्रोवाइडेड ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ डेली अलाउंस, ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ डेली अलाउंस। Provided he is not in receipt of daily allowance, and this is covered under section 10 subsection 14 clause number 2, ठीक है, यानी सॉरी एज पर रूल्स वाला केस, ठीक है। और इसके केस में स्टूडेंट जो एग्जाम्पशन हमें मिलती है वो कितनी मिलती है, लिख लो, एग्जाम्पशन मिलती है, एग्जाम्पशन 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना भी उसका अलाउंस दिया गया उसका 70%, 70% ऑफ सच अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ, ठीक है। जो भी इसमें से कम अमाउंट होगा, यानी अलाउंस का दिख रहा है सबको, अलाउंस का 70% या 10,000 पर मंथ बोला है मैंने, ठीक है। तो 70% ऑफ सच अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, यहाँ से अच्छे से देख भी लो, 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा एग्जाम्पशन होगी। अब यहाँ पे बात आती है, तो ये नोट 1 आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया। जितनी भी ये रूल्स वाली एग्जाम्पशन है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्लाइंड डीफ डम वाली जो हमने दी है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके अलावा जितनी भी है एक्सेप्ट दैट, जितनी भी ये वाली मिलती है दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर ओल्ड रेजिम, ओनली फॉर ओल्ड रेजिम, क्लियर। बट इन केस ऑफ transport allowance given to blind, deaf, dumb, orthopedically handicapped that is available for both the regimes. Is it clear to all of you? समझ आ गया। अब ये रूल्स वाले केस की नेक्स्ट अलाउंसेस मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ लिखो, नेक्स्ट इज वही इंपॉर्टेंट वाली करवा रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और कहीं भी कोई डाउट क्वेरी आ रही है तो यू कैन सॉल्व, आप अपनी जो डाउट्स और क्वेरीज हो यू कैन टेक योर डाउट्स और क्वेरीज इन ऑन माय व्हाट्सएप चैनल, सॉरी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये एग्जाम्प्ट रहता है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। मैम इतना कम, हाँ जी इतना ही है, अप टू 2 चाइल्ड, ठीक है। सो अप टू 2 चिल्ड्रन ये एग्जाम्पशन मिलती है, वो भी सिर्फ ₹100 महीने की। मैं खुद कह रही हूँ कम है आजकल के एजुकेशन एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, दिस इज वेरी लो, बट दीज आर द रूल्स, ओके। नेक्स्ट आता है हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, और यू कैन राइट हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, कि भाई बच्चों को हॉस्टल में भेज रखा है, उसका कोई खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉयर उसके लिए अलाउंस पे कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 लो, दैट इज ₹300 पर मंथ per child up to maximum 2 children, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलेगा, क्लियर। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वाले पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस हैं वो भी कवर आउट होते हैं, ठीक है। बाकी के एक बार रीड आउट कर लेना, कहीं डाउट होगा सो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अलाउंस हियर इज होली एग्जाम्प्टेड अलाउंस। अब मैं आपको वो अलाउंसेस की कैटेगरी करवा रही हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस होली एग्जाम्प्ट अलाउंस, यानी जिस पे कुछ भी टैक्स नहीं लगता। और ये ध्यान रखना, पूरा होली एग्जाम्प्टेड अलाउंस इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर द ओल्ड रेजिम। क्लियर है सबको? दिस इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर द ओल्ड रेजिम, नॉट फॉर द न्यू वंस। यस, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के लिए ये अलाउंस अवेलेबल नहीं है। अब मैम कौन से वाली है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अलाउंसेस हैं, पहला अलाउंस है जो अलाउंस दिया जाता है, अलाउंस टू जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को दे रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अलाउंस दे रहे हो, सो डू यू रियली थिंक उन पे टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। सो अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट
और हाई कोर्ट जज। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ कहाँ के जज की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, ठीक है, और किसी ट्राइब्यूनल की बात नहीं हुई। ओके। सेकंड स्टूडेंट्स, अगर अलाउंस मिल रहा है यूएनओ से, ठीक है, किसी को अलाउंस रिसीव हो रहा है यूएनओ से, तो ठीक है, तो इन दैट केस दैट विल बी फुली एग्जाम। अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ। ओके। थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास आता है सैंक्चुअरी अलाउंसेस। तो जजेस को या किसी भी जो ऑफिसर को सैंक्चुअरी अलाउंस दिया जा रहा है, जजेस को दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो फुली एग्जाम्प्टेड अलाउंस। ये 3 अलाउंसेस थे जो ओनली एंड ओनली फॉर द ओल्ड रेजीम था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको सॉरी, ये जो 3 अलाउंसेस थे नीचे वाले, ये थे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेजीम के लिए। अब मैं आपको अलाउंस बताने वाली हूँ, ओनली सिंगल अलाउंसेस देयर जो बोथ रेजीम के लिए अवेलेबल है, एंड दैट इज ऑल्सो होली एग्जाम्प्टेड। तो यानी होली एग्जाम्प्टेड अलाउंस 4 तरीके के हैं, जिसमें से 3 तरीके के जो अलाउंसेस है, यानी अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, अलाउंस रिसीव फ्रॉम यूएनए एंड सैंक्चुअरी अलाउंसेस, वो ओल्ड रेजीम के लिए है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन वाला दोनों वालों के लिए, ठीक है। ये कौन सा है? अगर स्टूडेंट्स अलाउंस जो है वो इंडिया के बाहर पे कर रहा है, कौन कर रहा है देखते हैं। अलाउंस पेड आउटसाइड इंडिया, मैम इंडिया के बाहर अपने एम्प्लॉय को कौन अलाउंस पे कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको इंडिया के बाहर भेजा है काम करने के लिए, तो इन दैट केस उसको कोई अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल बी फुली एग्जाम्प्टेड। ध्यान रखना सैलरी की बात नहीं हो रही, अलाउंस की बात हो रही है। सैलरी टैक्सेबल होती है, अलाउंस टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। सो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कोई दे रहा है मैम कोई प्राइवेट कंपनी, दैट विल बी टैक्सेबल। अगर इंडियन गवर्नमेंट दे रही है तो एग्जाम्प्टेड है, और वो भी किसको दे रही है? इंडिया के सिटीजन को। उनका जो एम्प्लॉय है वो इंडिया का नागरिक अगर है, इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, उसके पास इंडिया के सिटीजनशिप है। मैम क्यों दे रही है? फॉर सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया। तो किसी भी तरीके का अलाउंस दिया है, किसने दिया है? इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को दिया है फॉर गिविंग द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, अलाउंस गिवन है, तो in that case that will be fully exempted and it this exemption is available for both the regimes. Clear? इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाउंसेस की कैटेगरी कवर अप होती है। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, क्वेरी नहीं होगी। कहीं कोई डाउट क्वेरी है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट, ठीक है। मैम क्लास ओवर क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कर रहे हैं, दैट विल बी रेंट फ्री अकोमोडेशन। भाई एग्जाम्स आने वाले हैं तो इतने इतने से काम तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, ज्यादा सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट अलाउंस इज रेंट फ्री अकोमोडेशन अलाउंस। ओके, जरा एक स्केल से लाइन खींच लेते हैं कि हाँ भाई, ओके, ठीक है, ओके ओके, जोक्स अपार्ट स्केल हटाते हैं, ये तो ऐसे ही कर रही थी मैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट थिंग इज द रेंट फ्री अकोमोडेशन। लिखिए मैम अब ये क्या है? अब स्टार्ट हो रहे हैं परक्यूजिट्स। देखो, एक तो होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दे दिया कि तुम जाकर घर किराए पे ले लो, वो होता है अलाउंस, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउसिंग फैसिलिटी दे रहा है कि मैं तुम्हें घर दे रहा हूँ उसमें जाकर रह लो, पैसा नहीं दे रहा, घर दे रहा है कि इसमें जाकर रह लो, तो या कोई भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज नॉन एज परक्विजिट। और ये हाउसिंग फैसिलिटी स्पेसिफिकली इज नॉन एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्लियर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर से बोल रही हूँ, चाहे एचआरए हो, हाउस रेंट अलाउंस, चाहे रेंट फ्री अकोमोडेशन, और बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से क्वेश्चन मिल जाता है। सो लेट्स डू इट। तो देखो अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है, ये देखो, इसका ना एक चार्ट बना लो मेरे साथ साथ। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, ये 2 तरीके के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। पहले हमारे पास आ गए कैटेगरी, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। क्या एक काम करो, इस कैटेगरी को ना स्टूडेंट्स आप लोग एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट इट आउट। इसको ना 2 की जगह 3 उसमें कर लो डिवाइड, ठीक है, 2 में नहीं 3 में कर लो।
उससे क्या है, एक हमारा और जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर क्लियर अप हो जाएगा। सो 1 2 3, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 एरोज लिख लिए, फटाफट से बना लो। और हाँ, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताते रहो कि क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक इफ यू वांट कि मैम ये वाला टॉपिक जरूर रिवीजन सेशंस में करवाते हैं ना, तो वो भी बता दीजिए, ठीक है। हाँ, कोई भी इनकम टैक्स या जीएसटी कोई भी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आई, पहला तो जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली, कि गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज को अगर दे रही है, तो इन दैट केस वहाँ पे क्या रहेगा। सेकेंड कैटेगरी आती है फॉर द अदर वंस, अदर एम्प्लॉयज के लिए। और थर्ड क्या आती है कि कई बार एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयजों को होटल की फैसिलिटी दे देता है, जाओ तुम होटल में रह लो, तो उस केस में क्या होगा। आइए स्टूडेंट, सो प्रोवाइडेड कि उसने हाउसिंग फैसिलिटीज दे दी, लेकिन कहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी दी है, होटल में। सो प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन होटल। हाँ, ये होटल का केस भी होता है, हाँ जी होता है। कई बार क्या होता है, उसको 20-25 दिन के लिए भेजना है, तो कहाँ कुछ रेंट पे लेगा, वो होटल में कह देता है कि मैं जो है रूम बुक करा दिया, तो वहाँ रह लो जाके। आओ स्टूडेंट देखते हैं। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज, अगर गवर्नमेंट ने अपनी एम्प्लॉय को दिया है, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो इन दैट केस क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है लॉजिक। गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस फी डिटरमाइन कर देते हैं, और लाइसेंस फी शेल बी टैक्सेबल। और हाँ, अलाउंसेस में मैंने आपको पढ़ाया कि क्या अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट रहता है। पर्थ के केस में हम पढ़ते हैं कि कितना अमाउंट टैक्सेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, दैट अमाउंट शेल बी टैक्सेबल, कि उस पर टैक्स लगेगा। अलाउंसेस के केस में हम बताते हैं कि एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना है, ठीक है। तो कितने पे टैक्स लगेगा, जो भी लाइसेंस फी डिटरमाइन करी गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन में लिख कर आएगा कि गवर्नमेंट की ये लाइसेंस फी डिटरमाइन है फॉर दिस कैटेगरी। तो लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट दैट शेल बी टैक्सेबल। दैट इज वेरी वेरी इजी, ये तो भाई बड़ा इजी सा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आता है कि देखिए, अगर अदर एम्प्लॉयज का केस है तो क्या होगा। अदर एम्प्लॉयज के केस में डिपेंड करता है कि भाई वो जहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं ना, उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो देखो, अगर तो पॉपुलेशन है अदर एम्प्लॉयज के केस में, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, पॉपुलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी पॉपुलेशन है। अगर तो पॉपुलेशन है अप टू 15 लाख, ठीक है, 15 लाख लोग जो हैं उस सिटी में रहते हैं, अप टू 15 लाख, या उस पर्टिकुलर एरिया में जो है 15, उस सिटी में 15 लाख लोग रह रहे हैं। सेकेंड, 15 लाख से तो ज़्यादा रहते हैं, मोर देन 15 लाख, बस अप टू 40 लाख। और थर्ड कैटेगरी होती है दैट इज मोर देन 40 लाख। तो बेस्ड ऑन दिस पॉपुलेशन कैटेगरी ये डिटरमाइन होता है कि कितना टैक्स जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए लगेगा। अगर तो अप टू 15 लाख है, तो 10% ऑफ सैलरी शेल बी टैक्सेबल। कितनी, 10%। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया कि देखिए, अरे मैम ये आपने सही बताया कि 10% ऑफ सैलरी वाला, मैं यही तो देख रही थी कि आप लोग क्लास में जो हो वो अटेंटिव हो भी, या बस ठीक है मैम बोल रही है यार हम सुन रहे हैं, ठीक है सर, करेक्ट कर लो यहाँ पर। अगर अप टू 15 लाख की कैटेगरी है तो 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख से ज्यादा है बट 40 लाख तक है, सो इन दैट केस 7.5% ऑफ सैलरी शेल बी टैक्सेबल। एंड इन द केस इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 40 लाख, सो वहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास रहेगा 10% ऑफ सैलरी। क्लियर। So there are particular three cases: up to 15 lakh 5%, more than 15 but up to 40 lakh 7.5%, and more than 40 lakh, so there shall be 10% of salary shall be taxable. Clear है। चलो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये था रेंट फ्री अकोमोडेशन। मैम इतना ही है, हाँ कुछ देखेंगे कि फर्नीचर है नहीं है कैसे है, लेकिन इतना ध्यान रखोगे क्वेश्चन हो जाएगा कि पॉपुलेशन चेक कर लो, 15 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 5% ऑफ सैलरी, 15 से ज्यादा है 40 लाख तक है 7.5%, और 40 लाख से ज्यादा है 10%। मैम वैसे कैसे देखते हैं पॉपुलेशन, सेंसस आता है, सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब स्टूडेंट्स हमारे पास बात रहती है, अब यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी दो बातें आ जाती है। ये क्या, अदर एम्प्लॉय के केसेस में ये पॉइंट हमारा जो पॉपुलेशन वाला है, ये तब चलता है अगर जो उसने घर उसको प्रोवाइड किया था दैट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो केस नंबर 1 हियर इज दैट इफ द एम्प्लॉयर हैज ओन्ड हाउस, यानी
ये उसका ऑनर है, उसको किसी को रेंट नहीं देना पड़ता, तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। वो जिस घर की उसने फैसिलिटी दी है ना, दैट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो मैम अदर्स के केस में केस टू क्या है? केस टू स्टूडेंट्स कि मान लो जो ये घर है दैट इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का खुद नहीं है बल्कि उसने आगे से किसी से रेंट पे लेकर अपने एम्प्लॉय को ये घर रहने के लिए दिया है, तो उस केस में क्या होगा? इन दैट केस स्टूडेंट्स इट शेल बी, अगर उसने लीज या रेंट पे लिया है तो देखो फर्स्ट हम देखेंगे कि एक्चुअल अमाउंट उसने पे कितना किया है फॉर टेकिंग दैट ऑन हायर चार्जेस। ठीक है, सो एक्चुअल आई कैन राइट एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि पे तो एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉय तो नहीं कर रहा। एम्प्लॉयर ने तो एम्प्लॉय को कहा बस तुम इस घर में रह लो, उससे कुछ नहीं ले रहा। तो एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। और सेकेंड कैटेगरी हम यहाँ देखेंगे 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, 10% ऑफ सैलरी। हमने देखा एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो जो भी इसमें से कम अमाउंट होगा दैट इज एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, इट शेल बी टैक्सेबल हियर। क्लियर? अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है दिस कैटेगरी। तो आई होप सबको समझ आ गया। घर अपना है तो क्या रहेगा? तो पॉपुलेशन चेक होगी, घर अपना नहीं है तो हायर चार्जेस देखेंगे या फिर 10% ऑफ सैलरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज अगर उसने होटल में प्रोवाइड करवाया है तो क्या रहेगा? सो इन दैट केस स्टूडेंट्स लोअर अमाउंट देखेंगे, यानी वही विच एवर इज लोअर वाली कंडीशन चलेगी। बट किस किस में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने अमाउंट पे किया टू दैट होटल, तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। और सेकेंड मैम 10% ऑफ सैलरी नहीं, क्योंकि होटल में है तो 24% ऑफ सैलरी। क्लियर? होटल में है तो 24% ऑफ सैलरी। सो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब स्टूडेंट्स और भी कुछ कंडीशंस हैं, उनकी भी मैं धीरे धीरे सबकी बात करवाऊंगी, होटल के केस में, फर्नीचर के केस में, सब अभी आराम से सुन लो, समझ लो। इन ऑल द अबव केसेस, एक लाइन लिख लो, इन ऑल द अबव केसेस, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे होटल हो, कुछ भी हो, उसने कहा मान लो ये टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आया 10,000, लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से ऑलरेडी कहा था 2,000 रुपये मुझे दे दो, तो क्या ये 10,000 पे टैक्स लगेगा? नहीं, 2,000 तो वो ऑलरेडी एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को दे चुका, उसमें उसका कुछ इनकम नहीं है, इनकम पे टैक्स लगता है, कोई इनकम नहीं है। तो उन सब केसेस में जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया उसको माइनस कर देंगे, बाकी 8,000 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, सो इन ऑल द अबव केसेस reduce the amount reduce the amount recovered by employer। जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने रिकवर कर लिया है एम्प्लॉय से वो माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब आता है कि ये जो कंडीशंस है, यानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर स्टूडेंट्स उसने क्या करा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, घर लेकर दिया है, जैसे भी किया है, अगर फर्नीचर भी दिया है तो क्या होगा? मैम होटल के केस में क्या वो फर्नीचर वो देगा? नहीं, वो तो होटल वाला देगा। कैसी बातें करते हो? सो इफ फर्नीचर प्रोवाइडेड, ठीक है, सो होटल के केस में दैट इज नॉट एप्लीकेबल ना, बट इन द केस ऑफ अदर टू वंस इफ फर्नीचर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, तो हमें चेक करना होगा कि अब भाई ये जो फर्नीचर है, द फर्नीचर, ये फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने इस फर्नीचर को रेंट पर लिया है। अगर तो खुद का है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर आपने ये चार्ट अच्छे से बना लिया तो आरएफए का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप 100% उसको सॉल्व कर लोगे, वो भी अच्छे से, इजीली, जल्दी से। ठीक है, तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर तो स्टूडेंट द कैटेगरी इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर ने वो लिया हुआ है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो उसके केस में टैक्स लगेगा 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट फर्नीचर, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। एंड आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी अदर कॉस्ट, आई एम सेइंग जो उसकी कॉस्ट लिखी हुई है उसका 10%। या फिर अच्छा, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? वही अगर कोई भी अमाउंट जो है रिकवर कर लिया, ठीक है, अदरवाइज 10% पे टैक्स लगेगा। कुछ अमाउंट रिकवर कर लिया है तो माइनस कर दो, लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड। क्योंकि अगर अमाउंट उसने कुछ भी एम्प्लॉय से ले लिया था इसके लिए कि मैं फर्नीचर दे रहा हूँ 2,000 दे दो,
तो वो किस बात की इनकम है, उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा ना, उसको माइनस कर दो। सेकेंड इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई भी अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर ने हायर लिया है, तो भाई जो भी एक्चुअल चार्ज उसने पे किया है उस फर्नीचर के लिए, उस पर टैक्स लग जाएगा। तो एक्चुअल चार्ज, एक्चुअल हायर चार्ज, एक्चुअल चार्ज यानी एक्चुअल रेंट और हायर चार्ज पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है। अच्छा अब मैम मान लो इस साल पे नहीं किया बट पे करना है, अक्रिय हो गया, तो हाँ जी, और पेएबल बाय। ठीक है, मतलब जो अक्रिय हो गया है वो भी। सो पेड और पेयर बाय एम्प्लॉयर, अगेन कोई अमाउंट रिकवर कर लिया है, लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड, क्योंकि भाई वो तो फिर ले ही लिया एम्प्लॉय से, तो उस पे किस बात का टैक्स, क्योंकि टैक्स बेसिकली इनकम पे लगता है। ठीक है ना। सो लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड। अब बात आती है, हमने बात करी पॉपुलेशन का केस हो तो 5%, 7.5%, 10% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी इन द केसेस ऑफ होटल्स, या बट व्हाट इज द सैलरी। तो अब इस यहाँ लिख लो कि सैलरी का मतलब क्या है। तो यहाँ सैलरी का क्या मतलब है वो लिख लो। ठीक है। ये कलर तो मुझे खुद से अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। यस, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीएनएस अलाउंस, लेकिन इसको सिर्फ तब कंसिडर करना है इफ इट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, if it in terms of employment or retirement. So if it in terms of employment, retirement, retirement benefits, ठीक है ना, वो आप कर लोगे। yes, प्लस किसी भी तरीके का कोई बोनस मिल रहा है, प्लस किसी भी तरीके की कोई कमीशन है। मैम अगर कमीशन मिल रही है तो यानी वो फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर नहीं, वो एचआरए का केस था, आरएफए का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कमीशन है आप ऐड कर लोगे। फिर किसी भी तरीके की कुछ फीस मिल रही है, कोई भी टैक्सेबल अलाउंस, एग्जाम्प्टेड नहीं, टैक्सेबल, ऑल द टैक्सेबल अलाउंसेस विल बी कंसिडर हियर। प्लस किसी भी तरीके की कुछ भी मॉनेटरी पेमेंट दी है जो टैक्सेबल है, तो वो भी यहाँ पे कंसिडर होगी। ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट्स। ठीक है। अब चाहे वो किसी एक एम्प्लॉयर से मिले चाहे किसी और से, सबको यहाँ पे ऐड करके सैलरी लगा देना, फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर। तो व्हाट आई सेड हियर कि जब भी सैलरी देखना है तो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस सैलरी में बेसिक, डीए इफ इट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी बोनस, कमीशन, फीस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं और जितनी भी टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैम इसमें से कुछ माइनस रहेगा, यस, लेस, यानी जो सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। आई कैन बेटर राइट द वर्ड नॉट इंक्लूड, लेस नहीं, मैं लिखूंगी नॉट इंक्लूड। ठीक है, जो इंक्लूड नहीं करना। अगर हमने कहा कोई भी मॉनेटरी पेमेंट आप इंक्लूड कर लो, मॉनेटरी बेनिफिट, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, तो वो यहाँ ऐड नहीं होता। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, याद रखना इसको, पेपर में यहीं पे गलती होती है फिर। और क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स, अगर उसने कोई भी लमसम अमाउंट रिसीव किया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या टर्मिनेशन, तो वो भी यहाँ ऐड नहीं होगा। लमसम यानी एक साथ इकट्ठा अमाउंट, लमसम अमाउंट रिसीव्ड at the time of retirement और टर्मिनेशन। रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट हो गई, टर्मिनेशन यानी पहले ही निकाल दिया, रिटायरमेंट पीरियड नहीं था पहले निकाल दिया उसको, और टर्मिनेशन। और किसी भी काइंड का अगर कोई परक्यूजिट है यानी कोई बेनिफिट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे ऐड आउट नहीं करते। ठीक है, तो अलाउंसेस ऐड करते हैं, ये ऐड नहीं करते। फिर बात आती है मैम होटल वाले केस में कुछ एग्जाम्पशन मिलती है, हाँ जी मिलती है, लिखो स्टूडेंट। इन केस ऑफ होटल एक एग्जाम्पशन मिलती है, एग्जाम्पशन। अब स्टूडेंट्स कैसी कैसी एग्जाम्पशन मिलेगी सुनो। अगर तो होटल की अकोमोडेशन क्यों दी गई है, उसने ना एक्चुअल क्या किया कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर होना था, ठीक है, एक घर से दूसरी जगह, तो उसने कहा यार अब उतने दिन का रुको, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 15 दिन का होटल का स्टे दे रहा हूँ। 15 दिन तक का स्टे दे रहा है स्टूडेंट, सो दैट विल बी एग्जाम्प्टेड। ठीक है, क्यों देता है वो, एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करना था,
टाइम लगता है, घर छोड़ दिया, नया घर में जाना है, एम्प्लॉयर नहीं दिया है, बट इट टेक्स टाइम। तो उसने कहा मीन वाइल तुम क्या करो, होटल में रह लो, मैं तुम्हारे लिए रूम बुक कर रहा हूँ। तो 15 दिन तक के लिए ठीक है, जेन्युइन लग रहा है, एग्जाम्प्ट कर दिया इनकम टैक्स में। ठीक है, तो लिख लो, अगर होटल अकोमोडेशन अप टू 15 डेज, 15 दिन तक के लिए है, और ये किस लिए है, किसी और पर्पस के लिए नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस लिए करा है, ऑन अकाउंट ऑफ, उसने कंडीशन लगा दी कि अगर ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए 15 दिन होटल में स्टे है, तो एग्जाम्प्ट है, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, या फिर एग्जाम्पशन कब मिलती है, उसको क्या किया गया है, अकोमोडेशन दी गई है, इस वजह से दी गई है कि किसी टेम्परेरी एरिया में भेज रहे हैं, कि कहीं पे कोई प्रोजेक्ट साइट है, माइनिंग साइट है, रिमोट एरिया है, एक्सप्लोरेशन साइट है, ऑयल माइनिंग साइट है, इसलिए वहां भेजा, तो होटल में रुकेगा भाई, वहां कौन सा घर है, सो इन दैट केस दैट स्टे शैल बी एग्जाम्प्टेड। ठीक है, लिख लो, अगर अकोमोडेशन ऑफ टेम्परेरी नेचर है, परमानेंटली उसने नहीं कहा होटल में जाके रह लो, नहीं जी, टेम्परेरी नेचर है, या फिर बहुत दूर कहीं पे भेज रहा है इस वजह से, रिमोट एरिया में है, दैट विल बी ऑल्सो टेम्परेरी ना, कि रिमोट एरिया भेज रहा है, फॉर एग्जाम्पल कहीं माइनिंग साइट पे भेजा है, एक्सप्लोरेशन साइट्स पे भेजा है, सो इन ऑल दिस केसेस, या फिर ऐसा कुछ भी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा है, कुछ भी है, सो इन ऑल दोस केसेस जो उसको होटल में रुकने के लिए कहा है, दैट विल बी एग्जाम्प्टेड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, मैम यहाँ पर क्या हुआ ना, होटल अकोमोडेशन के केस में, दैट इज ऑन द केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको डबल अकोमोडेशन दी गई, मतलब ये क्या था, आप देखो, इनफैक्ट आई मस्ट से नॉट इन द केस ऑफ होटल, ठीक है, नॉट इवन इन द केस ऑफ होटल, होटल में तो क्या था, उसको कहा भाई तुम 15 दिन तक होटल में रह लो, अगर 15 दिन तक होटल में रहना है ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एग्जाम, अदरवाइज 15 दिन से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल है। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अकोमोडेशन के केस में डबल अकोमोडेशन हो गया, होटल का केस नहीं है, अलग से है, कि दो घर रहने के लिए दे रहा है एक ही एम्प्लॉय को, चिंतामणि को दो घर मिल गए रहने के लिए, ऐसा कैसे, तो बताती हूँ कैसे, एक एम्प्लॉय को रहने के लिए दो घर क्यों दिए जा रहे हैं, देखते हैं, डबल अकोमोडेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर मीन्स, देखो क्या हुआ, चिंतामणि इस घर में रहता था, उसको कहा तुम इस घर में शिफ्ट हो जाओ, अब शिफ्टिंग जब वो कर रहा है, ये घर भी उसको प्रोवाइड हो गया, लेकिन अभी तो सामान उसका फर्स्ट घर में ही है ना, सामान लेकर जा रहा है, लेकिन अभी बेड वगैरह वही है, तो वहां रह भी रहा है, तो इन दैट केस उसको दो घर सिंगल टाइम पे मिले हुए हैं, इसके केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे वर्क करेगा, लेट्स सी। ठीक है, इसका मैं आपको क्वेश्चन कल की क्लास में करवाऊंगी, साथ के साथ और पर्क्स भी करवाऊंगी, और स्टूडेंट सैलरी में क्या है ना, अभी कंसेप्ट के मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवा रही हूँ साथ साथ में, बट जो इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, फुल एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आरएफए भी होगा और कार फैसिलिटी भी होगी, वो भी हम करेंगे, तो घबराना मत। ठीक है, यस, अभी तो बेसिक करवाऊंगी, इसका जो बेसिक क्वेश्चन है वो कल करेंगे, आज कंसेप्ट करेंगे हम। आओ देखते हैं, तो क्या है स्टूडेंट्स, at, it means at new place डबल अकोमोडेशन क्यों मिल रही है, एट न्यू प्लेस वाइल रिटेनिंग द ओल्ड प्लेस ऑल्सो, कि अभी उसके पास पुराना घर भी है और उसको नया घर भी मिल गया, वाइल रिटेनिंग ओल्ड प्लेस ऑल्सो। सो इन दैट केस किस तरीके से टैक्सेशन लगेगी वो देखिए, तो स्टूडेंट्स पहले 90 डेज के लिए तो उसको ये बोला गया कि देखो जो फर्स्ट 90 डेज हैं, फर्स्ट 90 डेज के लिए तो उसने कहा जो भी दोनों घरों में से लोअर वैल्यू आ रही है आरएफए की, उसको टैक्स लगा दो लोअर वैल्यू पे। ठीक है, दोनों का निकाल लो टैक्सेशन, इस घर का भी इस घर का भी, जो भी लोअर वैल्यू है वो टैक्स रहेगा, लेकिन आफ्टर 90 डेज, अरे तुम्हारा 90 दिन तक भी सामान शिफ्ट नहीं हुआ क्या, क्या बात करते हो, यानी तो दोनों घर ले रखे हैं रहने के लिए, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स एग्रीगेट ऑफ बोथ, इस घर का भी टैक्स निकालो आरएफए के अकॉर्डिंग, इसका भी निकालो और दोनों को ऐड आउट कर दो। ठीक है, तो दोनों पर टैक्स लगेगा, सो एग्रीगेट ऑफ बोथ, फर्स्ट 90 डेज के लिए लोअर वैल्यू, आफ्टर 90 डेज जो भी मतलब 91st डे से स्टार्ट होगा, दैट इज विल बी एग्रीगेट ऑफ बोथ।
एग्रीगेट ऑफ बोथ। ओके, नेक्स्ट आरएफए का केस आता है कि मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डेप्यूटेशन पे भेजा गया है, तो उस केस में क्या रहेगा। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डेप्यूटेशन पे भेजा है, सेंट ऑन डेप्यूटेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, और कोई लोकल अथॉरिटी की बात नहीं हो रही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को भेजा है, ठीक है मैम, डेप्यूटेशन पे अगर भेजा है यानी कहीं और उनको काम के लिए भेज रहे हैं, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स उनको हम उसी तरीके के ट्रीट करेंगे जो भी उनको हाउसिंग फैसिलिटीज वगैरह मिल रही है, जैसे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, यानी वही लाइसेंस फी वाला केस। ठीक है, तो सेम लाइक गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है। मैम डेप्यूटेशन क्या होता है, किसी ऐसी अंडरटेकिंग पे भेज रहे हैं, ऐसी जगह काम करने भेज रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का भी हिस्सा शेयर होता है। ठीक है, सेम लाइक गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को ऐसी जगह पर भेजा है जहाँ गवर्नमेंट का भी शेयर है, दैट इज डेप्यूटेशन। तो इन दैट केस उसको हम यही मानेंगे सेम लाइक गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है, और वही सेम टैक्सेबिलिटी रहेगी, सेम लाइक गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है। तो स्टूडेंट्स आई होप इसके साथ आपको अच्छे से रेंट फ्री अकोमोडेशन क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसका कुछ भी कंसेप्ट नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद कल मैं आपको इसका, देखो ये क्वेश्चन है आरएफए का, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। अच्छा, आप डेली बेसिस पे क्लास होंगी, ठीक है, तभी जो है हम मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करेंगे। इसीलिए मैंने बोला डीटी या आईडीटी में कोई भी चैप्टर लग रहा है कि मैम ये कवर आउट करवा दो तो मुझे बता दो। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का ये क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, सिर्फ इतना ही नहीं होगा, कल वी विल ट्राई इट आउट कि मैक्सिमम परक्विजिट्स कवर कर ले। 2 से 3 क्लास और लगाएंगे, या क्या पता 1 से 2 ही हो, और हमारा सैलरी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी पीजीबीपी। ठीक है, साथ के साथ आईडीटी भी स्टार्ट कर देंगे। अब आपको क्लास कैसी लग रही है कैसी नहीं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके साथ में एक आपके लिए है गुड न्यूज, एंड द गुड न्यूज इज ये जो नोट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको क्लास में बनवा रही हूँ, अगर मान लीजिए वाइल ऑन मूव यू आर वॉचिंग दीज नोट्स और आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे, तो आप इन नोट्स को मेरी ऐप पे भी देख सकते हो। दैट विल बी कम्प्लीटली एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम कहाँ पर देखिए, जो नोट्स मैं बनवा रही हूँ मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्ले स्टोर पे, इफ़ यू आर एन एंड्रॉयड यूज़र, तो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी क्लास। ऐप है आयुषी एजू स्मार्ट। ठीक है, सो आयुषी एजू स्मार्ट के नाम से यू विल गेट द ऐप। इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। एंड इफ यू आर एन आईफोन यूजर, ठीक है, एप्पल यूजर अगर आप हो, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मैं आपको लिंक दे रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, माई इंस्टीट्यूट करके एक आपके लिए वहाँ पे खुलेगी, वहाँ पे आपको डालना होगा ORG कोड। ठीक है, ORG कोड वगैरह क्या है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ORG कोड जैसे डालोगे ऐप ओपन हो जाएगी, यू कैन वॉच दीज नोट्स देयर। ठीक है, तो प्ले स्टोर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी और आईफोन यूजर्स के लिए भी मैंने दोनों के लिए बता दिया। मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड या मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।